दोस्तों, कभी कभी जिंदगी हमें हमारी सुरक्षित दुनिया से निकालकर अनजान रास्तों पर खड़ा कर देती है, जहां ना कोई पहचान होती है, ना कोई सहारा। सिया मेहता मुंबई की रहने वाली एक समझदार, जमीन से जुड़ी और सादगी पसंद लड़की, हमेशा दूसरों की मदद करने में विश्वास करती थी। वह देश के प्रसिद्ध उद्योगपति विशाल मेहता की इकलौती बेटी थी। आलीशान घर, महंगी कारें, विदेश यात्राएं, उसके पास सब कुछ था। फिर भी उसका दिल सरल और स्नेह से भरा हुआ था। गर्मियों की छुट्टियों में सिया अपने पुश्तैनी घर पटना दादा दादी के पास जाने का सोच रही थी, लेकिन अचानक उसके माता पिता को लंदन की बिजनेस मीटिंग के लिए जाना पड़ा। पहली बार सिया अकेले ट्रेन से सफर करने वाली थी। सिया मन ही मन सोच रही थी कि अब मुझे अपनी समझदारी और हिम्मत पर भरोसा करना होगा। सिया के मम्मी पापा ने उसे ट्रेन में बैठा दिया। ट्रेन मुंबई पटना एक्सप्रेस रात को रवाना हुई। सिया ने फर्स्ट क्लास एसी की सीट ली, अपनी किताब और बैग के साथ। खिड़की से बाहर रात का अंधेरा फैला था। ट्रेन धीरे धीरे गांवों और खेतों के बीच से गुजर रही थी। सिया खिड़की से बाहर देखती हुई, यह सफ़र कितना अलग और दिलचस्प है। कभी कभी यही अनुभव जिंदगी में सच्चा मज़ा लाते हैं। ट्रेन की हल्की झंझनाहट, प्लेटफॉर्म के दूर से आती आवाज़ें सिया के दिल में हल्का रोमांच भर रही थी। दोपहर होते होते उसे भूख लगी। उसने सोचा, क्यों ना अगले स्टेशन पर कुछ अच्छा सा खाना ले लिया जाए, थोड़ा अलग अनुभव भी होगा। दोपहर में ट्रेन बरौनी स्टेशन पर रुकी। छोटा सा स्टेशन, कुछ यात्रियों की हल्की भीड़ और प्लेटफॉर्म पर चाय समोसे की छोटी छोटी दुकानें। वहीं रघु 21 साल का लड़का अपनी छोटी सी दुकान चला रहा था। रघु की दुनिया बेहद सीमित थी। सुबह से शाम तक दुकान, घर पर बीमार माता यशोदा, छोटी बहन किरण और अफसर बनने का सपना जो अभी भी आंखों में चमक रहा था। सिया प्लेटफॉर्म पर उतरी और रघु की दुकान से 2 समोसे और पानी की बोतल ली। लेकिन किस्मत ने शायद कुछ और ही सोचा था। वह अभी समोसे का पहला कोर ले ही रही थी कि अचानक ट्रेन का तेज हॉर्न बजा। ट्रेन धीरे धीरे चल पड़ी। सिया दौड़ी, चिल्लाई, रुको, मेरा बैग, मेरा फ़ोन। लेकिन ट्रेन उसकी आंखों के सामने से निकल गई। उसका मोबाइल, पर्स, पैसे सब ट्रेन में रह गए। सिर्फ हाथ में समोसे और पानी की बोतल बची। सिया घबराकर प्लेटफॉर्म पर बैठ गई और आंसू बहाने लगी। सिया रोते हुए, अब मैं क्या करूं? यहाँ मैं अकेली हूँ। रघु ने यह सब देखा और तुरंत उसके पास आया। दीदी, परेशान मत होइए, अगली ट्रेन सुबह आएगी, लेकिन आप यहाँ अकेली नहीं रह सकती। सिया ने कहा, मेरे पास फ़ोन भी नहीं है, घर वालों को कैसे बताऊं कि मैं कहाँ हूँ? रघु ने स्टेशन मास्टर से मदद मांगी, लेकिन स्टेशन मास्टर ने साफ कहा, बिटिया, अब कोई ट्रेन नहीं आएगी, अगली सुबह ही ट्रेन है। सिया और ज़्यादा घबराई। रघु ने हिम्मत से कहा, दीदी, आप मेरे घर चलिए, मेरी माँ और बहन है वहाँ, आप सुरक्षित रहेंगी। घर छोटा है लेकिन दिल बड़ा है। सिया ने झिझकते हुए हाँ कहा। रघु की आंखों में सच्चाई और अपनापन देखकर उसने भरोसा किया। सिया धीरे धीरे रघु के पीछे पीछे चल रही थी। रास्ते में कच्ची पगडंडियाँ, इधर उधर खेलते बच्चे और मिट्टी की महक उसे नएपन का एहसास दिला रही थी। थोड़ी देर बाद रघु एक छोटे से घर के सामने रुका। वह घर बहुत साधारण था। मिट्टी की दीवारें, टीन की छत और सामने एक छोटा सा आंगन। आंगन में तुलसी का चौरा बना था, जिस पर दिया जल रहा था। घर के कोने में एक पुराना चरखा रखा था और पास ही मिट्टी के बर्तन रखे हुए थे। रघु ने दरवाज़ा खोला और सिया को अंदर बुलाया।
अंदर का दृश्य सिया के लिए भावुक कर देने वाला था। एक बुजुर्ग महिला खाट पर लेटे खास रही थी। यह रघु की माता थी। उनका चेहरा बीमार लेकिन आत्मसम्मान से भरा हुआ था। दीवारों पर जगह जगह धुएं के निशान थे और छत से टपकती बारिश रोकने के लिए प्लास्टिक का टुकड़ा टांगा गया था। उसी वक्त अंदर से एक मासूम सी लड़की दौड़कर आई। वह करीब 15 साल की थी, दुबली पतली, लेकिन आंखों में चमक थी। यह रघु की छोटी बहन किरण थी। किरण ने कहा, दीदी आप थक गई होंगी, ये कपड़े पहन लीजिए। सिया भावुक हो गई। उसने सोचा, इतनी गरीबी में भी इनका दिल कितना बड़ा है। रघु ने अपनी माँ से कहा, माँ ये दीदी पटना जा रही थी, ट्रेन छूट गई। मैंने सोचा कि जब तक इंतजाम हो इन्हें घर ले आऊं। माँ ने उठने की कोशिश की और कांपती आवाज़ में बोली, बिटिया अब तू हमारी बेटी जैसी है, चिंता मत कर। सिया की आंखें भर आई। इतने कम साधनों के बावजूद इस परिवार का अपनापन और सम्मान देखकर वह भावुक हो गई। शाम को सबने साथ बैठकर सादा खाना खाया, दाल भात और सब्जी। सिया ने मुस्कुराकर कहा, आंटी यह अब तक का सबसे स्वादिष्ट खाना है। ऐसा प्यार हर किसी के घर में नहीं मिलता। यह देखकर सिया समझ गई कि यह परिवार कितना संघर्ष कर रहा है। उसने मन ही मन सोचा, पैसा और महल किसी को बड़ा नहीं बनाते, बल्कि दिल की अमीरी ही असली दौलत होती है। रात का समय था। बरौनी गांव के आसमान में सितारे झिलमिला रहे थे। छोटे से घर में मिट्टी का दिया जल रहा था। सिया और किरण बिस्तर पर बैठी थी। बाहर से कभी कभी झिंगुरों की आवाज़ आती तो कभी दूर से गुजरती ट्रेन की सीटी। किरण उत्साह से बोली, दीदी आप बहुत किस्मत वाली हैं, आपको सब कुछ मिला है, पढ़ाई, बड़ा घर, माता पिता का साथ। मैं भी पढ़ना चाहती हूँ, नर्स बनना चाहती हूँ, लेकिन हमारी हालत देख रही है ना। उसकी आवाज़ धीमी पड़ गई, आंखें नम हो गई। सिया उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, किरण सपनों पर भरोसा रखो, मुश्किलें रास्ता रोक सकती हैं, लेकिन मेहनत और हिम्मत उन्हें पूरा कर देती हैं। किरण थोड़ा मुस्कुराते हुए बोली, अगर मैं नर्स बनी तो सबसे पहले माँ का इलाज करूँगी और गांव के गरीब लोगों को मुफ्त दवा दूंगी। सिया की आंखों में आंसू आ गए। उसने किरण को गले लगा लिया। उसने मन ही मन सोचा, इस मासूम बच्ची का सपना टूटने नहीं दूंगी। अगली सुबह सूरज की पहली किरण गांव की कच्ची झोंपड़ियों पर पड़ी। हल्की सी ठंडी हवा बह रही थी। मुर्गे की बांग और औरतों की चूल्हे पर बर्तन रखने की आवाज़ से पूरा माहौल गांव का असली रूप दिखा रहा था। रघु ने जल्दी उठकर अपनी माँ की दवा दी और किरण को पानी भरने भेजा और फिर सिया से कहा, आज मैं आपको पटना तक छोड़कर आऊँगा, चिंता मत कीजिए। सिया थोड़ी हिचकी, लेकिन तुम्हें अपनी दुकान देखनी होगी, मैं खुद भी जा सकती हूँ। रघु मुस्कुराया और बोला, दीदी आप मेरी बहन जैसी हैं, आज आपको अकेले कैसे जाने दूं? जब तक आपको सुरक्षित आपके घर तक न पहुंचा दूं, मेरा मन चैन से नहीं बैठेगा। सिया चुप हो गई। उसके दिल में रघु के लिए सम्मान और बढ़ गया। रघु ने अपने पुराने डिब्बे से कुछ मुड़े तुड़े नोट निकाले। यह उसके कई महीनों की बचत थी। उसने जाकर 2 टिकट खरीदे, एक अपना और एक सिया का। टिकट खरीदते समय वह जानता था कि इसका मतलब होगा अगले हफ्ते दुकान के लिए कम सामान लाना, लेकिन उसके चेहरे पर कोई सिकन नहीं थी। बस चल पड़ी। खिड़कियों से खेतों की हरियाली, दूर चरते बैल और कभी कभी मिट्टी उड़ाती पगडंडियां दिखाई दे रही थी। सिया की आंखों में बार बार कल की यादें घूम रही थी। प्लेटफॉर्म पर छूटी ट्रेन, रघु का मदद का हाथ और उस साधारण से घर का अपनापन। सफर के दौरान दोनों की बातें गहराती गई। सिया ने पूछा, रघु तुम्हारे अपने सपने क्या हैं? रघु ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, दीदी मैं चाहता था
कि पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बनूं, गांव के लोग मुझे देखकर गर्व करें। लेकिन बाबा के जाने के बाद और माँ की बीमारी और जिम्मेदारियों ने मुझे रोक लिया। अब सपना इतना ही है कि किरण पढ़ लिख कर कुछ बन जाए, ताकि उसका भविष्य मुझ जैसा अधूरा न रहे। सिया ध्यान से सुन रही थी, उसकी आंखें नम हो गई। सिया ने रघु की आंखों में सच्चाई देखी और वह अंदर से हिल गई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि दुनिया में अभी भी ऐसे लोग हैं जिनकी इंसानियत और त्याग सब कुछ बदल सकते हैं। घंटों के सफ़र के बाद बस जैसे ही पटना पहुंची, शहर की रौनक ने सिया का दिल भर दिया। ऊंची ऊंची इमारतें, चमकती सड़कें और तेज भागती गाड़ियां उसे उसकी दुनिया की याद दिला रही थी। पर उसके दिल में अब भी रघु और उसके परिवार की झोपड़ी की सादगी और अपनापन गूंज रहा था। रघु ने बस से उतरकर कहा, दीदी अब मैं चलता हूँ, आपका घर यहीं पास होगा। लेकिन सिया ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं रघु, तुम मेरे साथ चलो। मेरे परिवार को तुमसे मिलना चाहिए। उन्हें पता होना चाहिए कि मेरी जिंदगी किसकी वजह से सुरक्षित है। रघु झिझका, पर सिया की आंखों में इतना विश्वास था कि वह मना न कर सका। सिया के आलीशान बंगले का गेट खुला। बाहर सुरक्षा गार्ड खड़े थे, जिन्होंने उसे देखते ही अंदर जाने दिया। गाड़ी, नौकर देखकर रघु का मन एक पल को संकोच से भर गया। उसने अपने फटे हुए कपड़ों को देखा और सोचा, क्या मैं सच में यहाँ फिट बैठता हूँ? लेकिन सिया ने उसकी झिझक समझ ली। उसने धीरे से कहा, रघु, अगर तुम यहाँ हो तो सिर्फ मेरे परिवार के मेहमान नहीं, बल्कि मेरे रक्षक हो। अंदर प्रवेश करते ही सिया की माँ और पिता दौड़ते हुए आए। वे 2 दिनों से उसकी गुमशुदगी में परेशान थे। उन्होंने सिया को गले लगाया, उसके आंसू पोंछे। उसके पिता भावुक होकर बोले, सिया, हमें लगा कि हमने तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया। बेटा, तुम ठीक हो न? सिया की आंखों से आंसू बह निकले। उसने धीरे से कहा, पापा, अगर मैं आज यहाँ हूँ तो सिर्फ रघु की वजह से। अगर ये न होता तो मैं शायद यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। परिवार की नज़रें अब रघु पर गई। एक साधारण कपड़ों में थके हारे चेहरे वाला लड़का, जिसकी आंखों में मासूमियत और ईमानदारी साफ झलक रही थी। विशाल मेहता आगे बढ़े और बोले, बेटा, हम तुम्हारा कैसे शुक्रिया अदा करें? तुमने हमारी बेटी की जिंदगी बचाई है। बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? रघु ने हाथ जोड़ते हुए कहा, साहब, मैंने तो बस इंसानियत निभाई है। मेरा फर्ज था मदद करना, इसके बदले मुझे कुछ नहीं चाहिए। विशाल मेहता मुस्कुराए और बोले, लेकिन इंसानियत का बदला भी इंसानियत से देना चाहिए। अगर तुम पैसा नहीं लेना चाहते तो मैं तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की जिम्मेदारी लेना चाहता हूँ। तुम्हारे सपने पूरे करना मेरा कर्तव्य होगा। सिया यह सुनकर भावुक हो गई। उसने अपने पापा का हाथ पकड़कर कहा, हाँ पापा, रघु की बहन किरण नर्स बनना चाहती है और इनकी माँ बीमार रहती है। अगर हम सच में इन्हें मदद दें तो ये परिवार भी बदल सकता है। रघु की सच्चाई और साफ दिल इंसानियत ने मेहता परिवार का दिल जीत लिया। विशाल मेहता ने निर्णय लिया कि अब इस परिवार की किस्मत बदलनी ही होगी। रघु की पढ़ाई का पूरा खर्च उन्होंने उठाया। किरण की पढ़ाई और नर्सिंग कॉलेज की जिम्मेदारी भी मेहता परिवार ने ली। रघु की मां के इलाज का इंतजाम भी करवाया गया। बरौनी स्टेशन पर रघु के नाम से एक बड़ा रेस्टोरेंट और जनरल स्टोर खुलवाया गया, जिससे गांव के सैकड़ों लोगों को रोजगार मिला। धीरे धीरे पूरे बरौनी की तस्वीर बदलने लगी। 5 साल बाद बरौनी गांव अब वैसा नहीं रहा जहां कभी गरीबी और तंगी का आलम था। वहां अब खुशहाली और प्रगति नजर आती थी। रघु अब एक ईमानदार और मेहनती अफसर बन चुका था। गांव वाले गर्व से कहते, ये हमारा रघु बाबू है।
जिसने गांव की किस्मत बदल दी। किरण अब एक नर्स बन गई थी। वह गरीबों का मुफ्त इलाज करती और गांव की बेटियों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करती। यशोदा जी पूरी तरह स्वस्थ हो चुकी थी। बेटे और बेटी की सफलता देखकर उनका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता। बरौनी स्टेशन अब गांव की पहचान बन गया था। रघु रेस्टोरेंट एंड जनरल स्टोर पूरे इलाके में मशहूर हो चुका था और सिया वह अब अपने पिता का बिजनेस संभाल रही थी। लेकिन जब भी पटना आती बरौनी जरूर जाती। गांव वाले कहते, यही वो लड़की है जिसने हमारे रघु की जिंदगी बदल दी। लेकिन सिया हमेशा मुस्कुराकर जवाब देती, नहीं, असली हीरो तो रघु है। अगर उस दिन उसने इंसानियत का हाथ न बढ़ाया होता तो शायद मैं यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि छोटी सी मदद किसी की जिंदगी की दिशा बदल सकती है। इंसान की असली पहचान उसके दिल की अच्छाई और त्याग से होती है, न कि उसकी दौलत या पद से। अगर हम दूसरों के सपनों में हाथ बटाएं तो वह भलाई कई गुना होकर हमारे पास लौटकर आती है। जीवन में असली दौलत पैसा नहीं बल्कि इंसानियत और अपनापन है। ये कहानी दिखाती है कि एक छोटी सी मुलाकात, एक निस्वार्थ मदद और सच्ची इंसानियत से पूरी दुनिया बदल सकती है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री श्याम।